हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का बिकम सिकंदर चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग का सभी लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। ज़्यादा अब समय बचा नहीं है आप लोग के पास क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 2 फरवरी से ही है। तो आप लोग को ज़्यादा मैक्सिमम 60 डे 60 के करीब जो दिन बचा हुआ है, उसमें आप लोग को यूटिलाइज़ करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है और अच्छा अगर मार्क्स लाना है, तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ये ठंड के दिनें आपके लिए नहीं है। ये आप लोग उड़ के और बैठ के तान के बहुत बढ़िया से पढ़िए और मन लगा के। लेकिन इसमें हम आप लोगों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। कुछ टॉपिक आप लोग जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। उस टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है 12th क्लास का जो चैप्टर है इंग्लिश का, उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। और द सोल्जर मतलब आप लोग जानते होता है सिपाही। सोल्जर मतलब सिपाही। सिपाही के बारे में किसी के का ज़िक्र हो रहा है। आगे कहते हैं जिनका जो राइटर है सोल्जर के वो रूपर्ट ब्रूक है। इनका राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। ये नाम तो आप लोग को याद ही होगा। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये कौन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कौन है राइटर? अब इसी तरीक़ा से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कौन है राइटर? इसके बाद जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो, ये सब जितना भी है, वो टू ऑटम है, एपिटाफ है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसका सबका राइटर का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, मुँह पर याद होना चाहिए। और उसी तरीक़ा से आज हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं द सोल्जर, उसका है राइटर रूपर्ट ब्रूक और हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो 2-4 को वर्ड ऐसा होता है, जो कभी-कभी दिक्कत दे देता है बीच में पढ़ते समय, इसलिए हम लोग सबसे पहले वर्ड को कवर कर लेते हैं कि क्या वर्ड है। सबसे पहले बहुत छोटा-छोटा वर्ड है, ज़्यादा है नहीं, हम लोग इसलिए कर ले रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन, फॉरेन मतलब एक तरीक़ा से होता है विदेश। विदेश मतलब अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे देश में अगर सेटल हो जाना, उसको बोलते हैं फॉरेन। या तो हम अपने देश में रहते हैं, उसको बोलते हैं नेटिव। अपने देश में अगर हैं, तो उसको बोलते हैं नेटिव देश, नेटिव कंट्री, हम अपने देश में हैं। लेकिन अपने देश को छोड़कर अगर दूसरे देश में चले गए, तो फॉरेन बोलते हैं या तो अब्रॉड भी बोलते हैं। अब्रॉड मतलब ही विदेश होता है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में, तो उसको अब्रॉड बोलते हैं। एक इसी तरीक़ा से कंसील करना मतलब छिपाना। तो कोई एक आप लोग लड़की के लिए एक आता है ब्यूटीशियन, वो उन लोग कंसीलर लगाती है, कंसीलर से फेस को कवर किया जाता है। तो उसी तरीक़ा से हिडन, छिपाना, कोई भी चीज़ को हाइड कर लेना, एचआईडी हाइड मतलब छिपा लेना। उसी तरीक़ा से उसी का कंसीलर से बना है, कंसील से बना है कंसीलर। इसी इसी तरीक़ा से हम लोग जो आगे मीनिंग है जो वैनिश, वैनिश मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ जो गायब हो जाना, वैनिश हो जाना, खत्म हो गया, उसको बोलते हैं वैनिश। इसका मतलब ये होता है हिडन, छिपा देना, गायब कर देना। बोर देखो यार, देखो आप लोग बॉर्न में पढ़े होंगे, बीओआरएन, बॉर्न मतलब जन्म देना जो होता है, चर्चा होता है, उसी का बात है, उसका भी टू है। बोर, बोर मतलब होता है गिव बर्थ, जो जन्म दिया गया। आगे रोम, आरओएम, रोम मतलब होता है वॉक और ट्रैवल विथआउट ए डेफिनिट एम। आपका कोई एम नहीं है, आपका कोई रास्ता डेस्टिनेशन है जो फिक्स नहीं है, आप यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं, टहल रहे हैं, उसको बोलते हैं रोम। वॉक करना या ट्रैवल करना विथआउट ए डेफिनिट एम, आपका कोई डेफिनिट एम नहीं है, आप इधर-उधर ट्रैवल कर रहे हो। आगे पल्स, वाइब्रेशन, ये जो पल्स आपका चलते रहता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। आपका जो हार्ट बीट चलते रहता है उसको बोलते हैं पल्स। आगे इटर्नल, इटर्नल मतलब लास्टिंग फॉरएवर। आप देखो लंबे समय तक, जो लंबे समय तक आपको याद किया जाएगा। अगर कोई देश के लिए अपने शहीद हो जाता है, उसको बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है, तो उसी की बात करते हैं लास्टिंग फॉरएवर। हमेशा के लिए अपने देश के लिए अगर कुर्बान होंगे, तो हमेशा के लिए आपको याद किया जाएगा। आगे बोलते हैं जेंटलनेस, जेंटलनेस देखो मेन होता है जेंटल, एक एडजेक्टिव होता है जेंटल, लेकिन जेंटलनेस बनाया गया, नॉन बनाया गया। और जेंटलनेस मतलब विनम्रता, जिसमें विनम्रता की भावना हो, दया की भावना हो, दयालुता की भावना हो, उसके बोलते हैं जेंटलनेस। देखिए हम लोग मीनिंग जो कुछ-कुछ वर्ड था वो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रूपर्ट ब्रूक जी के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो क्या करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी क्या करते थे, वो क्या किए, किस नाम से उनको जाना जाता है, ये चीज़ें सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 1887 में। 1887 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था और वो पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सब्रिज, है ना? ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। आगे कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बारे में भी चर्चा कर दिया गया है कि उनकी मृत्यु जो हुआ था जो 23 अप्रैल 1915 को, 23 अप्रैल 1915 को, तो आप जोड़ सकते हैं कि वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। देखिए यहाँ पर 13 हो गया, 13 और 15, 13 और 15 कितना होता है? तो 13 और 15 हो गया 28, 28 ईयर, मात्र 28 ईयर्स, मात्र 28 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। और किस चीज़ में मृत्यु होती है? उनकी बैटल, युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और जब जब सेना की बात हो, सोल्जर की बात हो, तो वो युद्ध में ही उनकी मृत्यु होती है, ज़्यादातर युद्ध करते हुए, वार करते हुए। लेकिन ये भी बताया गया कि उनका जो जन्म हुआ था एक अच्छी फैमिली में, वेल टू डू फैमिली, वेल टू डू मतलब कहने का मतलब एक अच्छा समृद्ध, रिच जिसके पास कहते हैं लग्जरियस लाइफ, जिसके पास हर चीज़ की ज़रूरतें हो। लेकिन वो जो बैटल युद्ध जो सोल्जर बने थे, वो अपने मन से बने थे, वो बहुत इंस्पायर थे उस चीज़ से। अपने देश के लिए, अपने कुछ करने के लिए, अपने देश को कुछ करने के लिए वो बहुत इंस्पिरेशन था, इसलिए वो अपने बैटल में, युद्ध में उनका मृत्यु होता है। आगे वो जानते हैं पहले। हिज फादर प्रोफेशन एज़ ए हॉर्स मास्टर रग्बी स्कूल। देखो उनके पिताजी थे, एक स्कूल में मास्टर थे, लेकिन मास्टर देखो हॉर्स मास्टर कहा जा रहा है। हॉर्स मास्टर कहने का मतलब है, इस मान के चलिए कोई हॉस्टल का जो देख-रेख करता है, पूरा केयर टेकर करता है, उस तरीक़ा से जो रग्बी स्कूल था, उस रग्बी स्कूल के वो उनके पिताजी हेड मास्टर थे, हॉर्स मास्टर थे। जैसे शाम को छुट्टी होता है तो रात पूरा केयर टेकर नहीं करते, उसी तरीक़ा से। कहते हैं डब्ल्यू.बी. येट्स, हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। तो डब्ल्यू.बी. येट्स एक बहुत ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं, बहुत महान कवि माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं, बहुत महान कवि माने जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है बहुत हैंडसम मैन इंग्लैंड के, सबसे इंग्लैंड में जो सबसे हैंडसम मैन है उसमें से एक है। कौन? रूपर्ट ब्रूक जी। इनका नाम जब डब्ल्यू.बी. येट्स ले रहे हैं तो समझ लो कि कितना ये महान कवि है और ये इनके नाम की जब चर्चा कर रहे हैं तो इनका अपने आप तारीफ़ बनता ही है। आगे कहते हैं कि रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर एज़ ए वार पोएट। ये खुद कहते हैं कि
रूपर्ट ब्रूक को किस नाम से याद किया जाएगा? याद रिमेंबर मतलब उनको याद करना, रिमेंबर करना, याद करना। फिर उनको याद किया जाएगा एज़ अ वार पोएट क्योंकि वो उनकी मृत्यु हुई थी, वो कहाँ हुई थी? युद्ध में हुआ था, युद्ध में वार में हुआ था। तो इसलिए कह रहे हैं कि रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर एज़ अ वार पोएट, उनको वार पोएट के रूप में याद किया जाएगा। आगे कहते हैं, हू इंस्पायर पैट्रियोटिज़्म इन द अर्ली फेज ऑफ द वर्ल्ड वार। वो देखो जो वर्ल्ड वार चल रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि 1915 में उनकी मृत्यु हुई। अब वर्ल्ड वार आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था, 1914 से 1918 तक चल रहा था। 1918 तक चला था, तो आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत जब 1914 में शुरू हुआ था तो उस समय तो यंग ही थे। तो कह रहे हैं कि जो अर्ली फेज जब शुरुआत वर्ल्ड वार की जब शुरुआत हुआ, उसी समय उन बहुत इंस्पायर हुए। वो अपने देश के लिए, अपने देश को कुछ सपोर्ट करने के लिए, देश को कुछ देने के लिए बहुत इंस्पायर हुए और अपने देश के लिए वो वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए अपनी सेना के रूप में वो शामिल हो गए। आगे वो कहते हैं हिज रेपुटेशन 5 ईयर सोनेट और वो उनकी जो वर्ल्ड वार युद्ध हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो उनके उनको रेपुटेशन जो उनको सम्मान दिया जाता है 5 वार सोनेट्स के रूप में उनको एक सम्मान के रूप में दिया जाता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो सेना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग को जो ये पढ़ रहे थे रूपर्ट ब्रूक जो राइटर थे सोल्जर का, उसके बारे में जो चर्चा किया गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं इफ आई शुड डाई, यदि मेरी मृत्यु हो जाए या मैं मर जाऊं तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तो थिंक करना, मेरे बारे में सोचना, विचार विचार करना, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, सिर्फ मेरे बारे में विचार करना और सोचना, इस तरीका की बातें को वो करते हैं। आगे कहते हैं दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यदि मुझे विदेश में फॉरेन फील्ड में, फॉरेन मतलब अपने देश को छोड़कर कहीं अदर कंट्री में, फॉरेन फील्ड में कहीं मुझे कॉर्नर भी मिल जाए, कहीं छोटा-सा एक जगह भी मिल जाए, उसकी बात कहते हैं कि सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड में मुझे एक कॉर्नर भी मिल जाए, उस जगह की बात करते हैं दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए अपने देश का हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? अपने देश का हो जाएगा। मान के चलिए देखो ये फॉरेन कंट्री है और फॉरेन कंट्री में जो जगह मेरे को मिला दफन होने के लिए, हमारे मिट्टी को बॉडी को दफन होने के लिए, वो मिट्टी की खुशबू, वो मिट्टी भी हमारे देश की हो जाएगी। वो आगे कहते हैं दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए, एवर मतलब हमेशा के लिए वो इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी, आगे कहते हैं एंड दैट रिच अर्थ, और जो मिट्टी होगी वो जो जहाँ पर दफन किया जाएगा वो रीच हो जाएगी, बहुत समृद्धि मिट्टी होगी, वो भूमि होगी बहुत समृद्ध होगी। एंड रिचर डस्ट कंसील, और जो मिट्टी है वो पूरी तरीका से रिचर धीरे धीरे समृद्ध हो जाएगी, जहाँ मुझे कंसील किया गया था, छिपाया गया था, हाइड किया गया था। कंसील मतलब छिपाना, हाइड करना। आप लोग को याद कर दिएगा कंसीलर, जो लड़की का जो कंसीलर होता है ना, ब्यूटिशियन जो उन लोग करती है, लगाती है, वो कंसीलर से बना हुआ है। कंसीलर कवर करना और उसी तरीका से कवर मतलब ढकना, और उसी तरीका से कंसीलर लगाकर अपने असली फेस को क्या करती है? ढक करती है। उसी की बात किया गया कंसीलर। अब कहते हैं एंड डस्ट whom इंग्लैंड वोर, जो जो डस्ट, वो डस्ट की बात करते हैं, जो मिट्टी की बात करते हैं, वो भूमि की बात करते हैं, जो इंग्लैंड ने मुझे क्या किया? जन्म दिया, शेप दिया, मुझे आकार दिया बड़ा होने में, एंड मेड अवेयर, मुझे जागरूक किया, मुझे चीजों के बारे में जागरूक किया। एंड कहते हैं गेव वंस, मुझे एक बार क्या? हर फ्लावर्स टू लव, और जो फ्लावर्स ने मुझे मेरे से क्या किया? लव किया, मुझे लव करना सिखाया। हर वे टू रोम, और जो जहाँ हम टहलते हैं, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, हर वे टू रोम, जहाँ पर हम भ्रमण करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, वो अपने देश की बात करते हैं, अपनी समृद्धि की बात करते हैं, अपनी फ्लावर की बात करते हैं, अपने शेप की बात करते हैं, अवेयर होने की बात करते हैं, मतलब अपने देश से जो उनको मिला उसकी तारीफ कर रहे हैं। आगे कहते हैं ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग, ये हमारी बॉडी है जो इंग्लैंड में ब्रीथ करती है, सांसें भरती है, आहें भरती है, ये इंग्लिश एयर, जो इंग्लिश एयर मतलब कहने अपने देश की बात, इंग्लिश वो इंग्लिश अपने देश के लिए कह रहे हैं, जो हमारे देश में हवा मिलती है, मुझे फील होता है। वॉश बाय रिवर, जो नदी में अपनी बॉडी को वॉश करते हैं, धोते हैं। एंड ब्लीथ एंड ब्लीथ मतलब होता है ब्लेस ऑफ सन होम, और जो अपने होम में, अपने ग्राउंड पे, अपने देश में जो सूर्य का सन का जो मुझे ब्लेस मिला, आशीर्वाद मिला, उसकी बात करते हैं। एंड थिंक, और कहते हैं मैं सोचता हूँ अपने देश के बारे में, विचार करता हूँ, इंस्पायर हूँ। एंड दिस हट ऑल इविल सेड अवे, और जितना भी बुराई है जो मेरे हृदय में हट है, वो ऑल इविल सेड अवे, वो सभी खत्म हो जाएगा। सेड अवे मतलब बह जाना, खत्म हो जाना, अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने देश के लिए। एंड कहते हैं पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो मेरी पल्स है वो इटर्नल माइंड, मेरी माइंड में हमेशा के लिए चलती रहेगी। इटर्नल मतलब अनंत समय तक, जो ना तो जल्दी खत्म होता हो, नोट लास्ट, जब परमानेंट चलता रहता हो। कहते हैं नो लेस, वो कभी खत्म नहीं। आगे कहते हैं गिफ्ट्स गिफ्ट्स जो हमको मिला है, क्या मिला है? समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जब मुझे मौका मिले अपने देश लौटने का,
तो मैं अपने सोचूँगा, अपने देश के बारे में थॉट्स करूँगा, विचार करूँगा, सोचूँगा, व्हाई इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड ने मुझे दिया है, जो इंग्लैंड ने मुझे दिया है, गिवन किया है, जो मुझे दिया है, उसके बारे में मैं थॉट करूँगा, सोचूँगा, विचार करूँगा। कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और हर दिन, हर प्रतिदिन, दिन पर दिन जो मुझे सपनों में, साउंड्स में आवाज़ें सुनाई देगी, जो ड्रीम हम अपना जो सपना देखते हैं, जो खुशी-खुशी उसकी बात करते हैं, जो मुझे दृश्य दिखाई देता है, उसको याद करेंगे, उसके बारे में सोच करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। कहते हैं एंड लाफ्टर लर्न ए फ्रेंड्स, और हँसी-हँसी, खुशी-खुशी हम अपने दोस्तों से क्या करेंगे? लर्न करेंगे, सीखेंगे, अपने दोस्तों से विचार करेंगे एंड जेंटलनेस, और विनम्रता से अपनी भावनाओं को रखेंगे अपने दोस्तों के साथ। आगे कहते हैं इन हार्ट्स एट पीस, और हमारी हृदय को क्या महसूस होगी? शांति। पीस मतलब शांति। हमारे हार्ट को, जो मेरे हार्ट जो हृदय था, वो ट्विंकलिंग कर रहा था, वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अंडर ए इंग्लिश हेवन, और जो इंग्लिश हेवन मतलब कहने का मतलब इंग्लिश हेवन, वो जहाँ पर उनकी बॉडी को दफन किया गया है, अपने देश की बात कर रहे हैं। अंडर ए इंग्लिश हेवन, और अपने देश में अंडर, अंडर ए इंग्लिश में अपने देश की कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग महसूस होगा। हम अपने देश के लिए अगर शहीद हो जाते हैं, तो जिस मिट्टी में मुझे दफन किया जाएगा, वो मिट्टी के लिए हम अपने देश के लिए एक तरीका से स्वर्ग में हम चले जाएँगे। मेरी जो मृत्यु होगी, वो हम स्वर्ग हो जाएँगे। आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि जो पोएम है ये देशभक्ति के टाइप है। अब देशभक्ति है, अपने देश के लिए कुर्बान होने की बात कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, अपने देश से बहुत इंस्पायर हैं, और जो सेना होता है अपने देश के लिए जान लगाने को तैयार होता है, कितना भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, कितना भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, अपने देश के जब प्यार हो तो पीछे नहीं हटता है। तो इसी पे एक आपको शायरी सुनाते हैं कि नमन है वीरों को जो मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए हैं, नमन है वीरों को जो मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए हैं, देश की सेवा में जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चलते-चलते एक और आपको शायरी सुना देते हैं। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूँद भी गरम लहू की, बची हो जो एक बूँद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे। राइटर महोदय, जो सोल्जर के राइटर रूबर ब्रूक जी, अपने देश से बहुत इंस्पायर हैं। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। गुड।